पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए छठ महापर्व की शुभकामनाएं और इसके साथ ही चर्चा चुनाव की, क्योंकि आज छठ में आज है पहला अर्घ्य, लोगों ने दिया है और कल सुबह दूसरा अर्घ्य होगा। तो देखिए, छठ में बिहार के रहने वाले लोग बिहार आए हुए हैं, तो चुनाव की चर्चा तो करनी ही होगी। और जब चुनाव की चर्चा हम कर रहे हैं तो यह महसूस कर रहे हैं पिछले 15 दिनों से कि बिहार में जैसा चुनाव होता था फिर से वैसा ही चुनाव हो रहा है। कुछ नयापन नहीं आया। जो बिहार के असली मुद्दे हैं वह फिर से गौन हो और फिर उन्हीं पुराने मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जाति है, नेता है और तमाम वैसे मुद्दे जिनकी चर्चा भी बेमानी है यदि हम आगे मतलब विकसित बिहार की बात करें। तो सबसे पहले तो जाति फिर से हावी हो गई और दूसरा यह कि क्या हमें 2005 के पहले का बिहार चाहिए या फिर जैसा नीतीश कुमार ने बनाया है। इसे हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को आगे भी जारी रखें या तेजस्वी यादव को गद्दी सौंप दें। देखिए, तेजस्वी यादव ने बहुत सारे लोक लुभावने वायदे किए हैं, लेकिन उस पर जनता को कितना यकीन हो यह विशेषज्ञ ही मान नहीं पा रहे हैं, तय नहीं कर पा रहे हैं। और नीतीश कुमार ने सरकारी खजाने को तो ऐसा खोला कि गांव गांव तक यह बात पहुंच गई कि नीतीश कुमार देने वाले हैं। देखिए, जब बाढ़ आई थी, नीतीश कुमार विदेश से लौटे थे तो नीतीश कुमार को क्विंटलिया बाबा की उपाधि भी मिली थी। तो चुनाव फिर से जाति पर, चुनाव फिर से जंगल राज पर, चुनाव फिर से तेजस्वी यादव मतलब लालू यादव को लाना है नहीं लाना है, अगरा बनाम पिछड़ा, पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा, दलित बनाम महादलित, बाकी बातें पूछिए मत। और कौन किसका बेटा, कौन किसकी पत्नी, कौन किसकी बहू, कौन कितना बल में धनी, कौन कितना धन में धनी, इन तमाम चीजों में चुनाव खिल गया बिहार का। जी अजीत जी। एकदम ठीक बात कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, और हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। हम लोगों ने इसके एक पहलू पर चर्चा की थी कि चुनाव घूम फिर करके फिर उन्हीं दो चेहरों पर आ गया है जिन पर पिछले 30 साल या 35 साल से जिन पर राजनीति हो रही है, जिन पर चुनाव हो रहे हैं, लालू यादव या नीतीश कुमार। एक यही धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन है बिहार की राजनीति के। हम लोग इस पर एक बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन तब ऐसा लग रहा था कि चेहरे तो ठीक है, चेहरे तो लालू यादव और नीतीश कुमार के ही रहेंगे, लेकिन मुद्दे हैं जरूर। बिहार में बदलाव का मुद्दा है, चेंज का मुद्दा है, और बिहार में जो बुनियादी समस्याएं रह गई हैं बिहार में, जिनको अपने 20 साल के शासन में तमाम कोशिशों के बावजूद नीतीश कुमार ठीक नहीं कर पाए हैं, वो मुद्दे हैं जो प्रशांत किशोर ने मतलब एकदम सेंटर में ला दिया है। जिसकी चर्चा पिछले 2 साल से हो रही थी, 2.5 साल से हो रही थी, जब से वो प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे थे तब से ये चर्चा हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया या हार्डकोर चुनावी राजनीति शुरू हुई, जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बिहार चला गया, जब तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं था तब जो मुद्दे चर्चा में थे, और जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आया तब जो मुद्दे चर्चा में है वो पूरी तरह से बदल गए। अब वो मुद्दे बदल गए हैं। अब शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, या पलायन को लेकर के, रोजगार को लेकर के अब बातें हो रही हैं, क्षेत्र में भी हो रही, कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बातें हो रही हैं, लेकिन अब वो एक औपचारिकता है, जैसे हर बार बात होती है। देखिए, ऐसा तो नहीं है था ना कि पहले जब आते थे आरजेडी के लोग चुनाव लड़ने तो विकास की बात नहीं करते थे। पहले भी वो लोग विकास के वादे करते ही थे। जो भी पार्टी लड़ती है वो विकास के वादे करती ही है, लेकिन लोग भी मानते हैं कि चुनावी बात है, चुनावी वादा है जो हर बार किया जाता है। प्रशांत किशोर उसमें गंभीरता लेकर के आए थे, लेकिन अब घूम फिर करके सिर्फ बात उन्हीं चीजों पर आ गई है जो आपने कहा कि जो मुद्दे पहले हमेशा होते रहे। अब इसमें एक एक करके अगर आप मुद्दे देखेंगे, एक एक करके अगर हम लोग बात करें, जो आपने मुद्दे उठाए, चेहरों की बात हम लोग कर सकते हैं। चेहरे अल्टीमेटली नीतीश कुमार और लालू यादव के हैं, और ये एक बड़ा फैक्टर होगा ज्ञानेश्वर जी चुनाव में, चूंकि जंगल राज को सेंट्रल थीम बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। नीतीश कुमार की पार्टी थोड़ा कम कह रही है, हालांकि नीतीश कुमार भी बार बार याद दिला रहे हैं कि 2005 के पहले कुछ था जी, लेकिन वो जंगल राज शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आजकल। नीतीश कुमार जी जो लेकर के आए थे इस शब्द को इस्तेमाल वो नहीं कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने सबसे ज्यादा पहले इस्तेमाल किया।
अब बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री ने तो उस दिन 30 बार कहा, 17 बार एक सभा में, 13 बार एक सभा में जंगल राज बोले। तो वो जंगल बिल्कुल। राज की बात जेडीयू के लोग नहीं कर रहे हैं। हम्म। ये भी एक राजनीतिक घटनाक्रम है जो आप देख ही रहे नहीं होंगे, जो अजीत जी, चर्चा हो अजीत रही है। जी, कल कल नीतीश कुमार ने एक लंबा लेख लिखा, मतलब, और उसे हाँ, हैंडल एक्स पर पोस्ट किया और फिर फेसबुक पर भी पोस्ट किया कि 2005 के पहले की क्या स्थिति थी। तो नीतीश कुमार बोल नहीं रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हाँ, हैं। हाँ, नहीं तो वो यही बात कर रहे हैं। हमने कहा नहीं, वो जंगल राज का जो एक्सप्रेशन है वो यूज नहीं कर रहे हैं। सभाओं बिल्कुल। में भी ये जरूर बोल रहे हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी। वो तो बार बार बोलते हैं। पिछले 1 डेढ़ साल से हम लोग एकदम रिपीटेडली हम लोग ये बात सुन रहे हैं कि भाई 2005 के कुछ कुछ पहले था जी। 2005 के पहले कोई पढ़ाई होती थी, कोई लोग बाहर निकलता था। ये सब बातें वो कहते हैं। वो लिखा भी उन्होंने और वो बात कह भी रहे हैं। तो जाहिर है कि जब चुनाव उस पर चला जाएगा, उस मुद्दे पर चला जाएगा कि 2005 के पहले कुछ था और जो हुआ वो 2005 के बाद हुआ, तब तो फिर इन दो चेहरों के बीच में होगी ना। फिर तो यही होगा कि नीतीश कुमार को फिर से चुनना है या लालू यादव का राज वापस ले आना है। जी। तेजस्वी यादव धीरे धीरे इस मामले में इस नैरेटिव से गौण हो गए। वो है अभी बिहार की राजनीति में है, लेकिन इस नैरेटिव से कि 2005 के पहले कुछ था नहीं और 2005 के बाद जो हुआ सो सब नीतीश कुमार ने किया, इसमें तेजस्वी यादव नहीं फिट हो रहे हैं। इसमें लालू यादव है बिल्कुल। और नीतीश कुमार है। ये दो हो गए चेहरे, तो ऐसे हो गए हैं कि इन्हीं दोनों के नाम पर चुनाव हो रहा है। इनको ले रखना है या उनको ले आना है, ये एक बात हो गई। लेकिन जो सबसे मुख्य मुद्दा है जो आपने कहा ज्ञानेश्वर जी, वो यही है कि जाति का फैक्टर जो है वापस से निकल गया और सामाजिक समीकरण पर चुनाव हो रहा है। बिल्कुल। हमेशा होता है सामाजिक समीकरण पर चुनाव, हमेशा हर चुनाव सामाजिक समीकरण पर होता है। एकाध अपवाद छोड़ दें, एकाध अपवाद मतलब चुनाव पूरा चुनाव कभी अपवाद नहीं रहा है। चाहे 77 का चुनाव हो, 84 का चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो, 1989 का चुनाव हो, हर चुनाव में लहर और अंतरधारा मतलब एक अंडर करंट होने के बावजूद सामाजिक समीकरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक समीकरण तोड़ करके कोई व्यक्ति उम्मीदवार नहीं देता है। ये बिल्कुल। इस सच्चाई को सबसे पहली बात, एक सैद्धांतिक बात है, लेकिन ये सबसे बड़ी सच्चाई है बिहार के राजनीति की, जिसको स्वीकार करना चाहिए। एक आध अपवाद हो सकता है कि जैसे अपवाद हुआ, आप एक बताते हैं गुप्ता जी लड़ गए थे, बाढ़ से आकर के चुनाव लड़े थे और बिल्कुल, चुनाव जीत भी रणदीप गए गुप्ता। थे। या जैसे जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपुर आकर के चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। एक आध मधु लिमय बांका से चुनाव लड़े थे। ऐसा अपवाद होता है कि चुनाव लड़िए आप जो सामाजिक समीकरण में फिट नहीं बैठते हो और चुनाव जीत गए। लेकिन एक आध सीटों पर ही होता है, 2-4 सीटों पर होता है, अपवाद के तौर पर होता है। 240 सीटें बिहार की विधानसभा की ऐसी ही होंगी, 235, 230 जो सामाजिक समीकरण पर लड़ी जा रही है। जहां सामाजिक समीकरण के हिसाब से एनडीए ने टिकट दिया है, जहां सामाजिक समीकरण के हिसाब से इंडिया ब्लॉक ने दिया है और सामाजिक समीकरण के हिसाब से ही प्रशांत किशोर ने भी दिया है। ऐसा नहीं है कि जो सामाजिक समीकरण से बाहर जाकर के उन्होंने टिकट दे दिया, ऐसा नहीं है। कुम्हरार में सबसे अच्छे केसी सिन्हा है, लेकिन वो कायस्थ है। उनकी ये आइडेंटिटी सबसे बड़ी है कि वो कायस्थ है। आज के चुनाव में चूंकि कायस्थ समाज जिस तरह से उनके साथ खड़ा हुआ है, तो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स फिर से वापस आ गई बिहार में। और हर पार्टी ने, जैसे राघोपुर में ही प्रशांत किशोर ने राजपूत कैंडिडेट दिया ना, जो जिसका 70,000 वोट है, वहां 18% आबादी है उसकी। तो आप जो टॉप 1, 2, 3, 4 कास्ट हैं, जो टॉप 4 कास्ट हैं, हर पार्टी उन्हीं 4 जातियों में से उम्मीदवार देगी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो जाहिर है सामाजिक समीकरण पर चुनाव होगा। अब सामाजिक समीकरण में सबसे बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के साथ ये थी कि वो अपने 32% वोट में, जो उनका कोर वोट है, और या पिछली बार जो 37% उनको मिला था उनके गठबंधन को, उसमें कोई नया वोट जोड़ पाते हैं या नहीं जोड़ पाते हैं। बिल्कुल। तो अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि उनके साथ जो नया वोट जोड़ने की उनकी कोशिश है, वो अपवाद के तौर पर ही जुड़ रहा है। जहां उन्होंने उस जाति का कैंडिडेट दिया है वहीं जुड़ रहा है। एक मास बेस उनका नहीं बन रहा है, उस वोट के अलावा मास बेस नहीं बन रहा है। चुनाव में सब जाति के आधार पर ही लड़ रहे हैं, तो भाई दूसरा पक्ष जब दूसरा समीकरण क्यों नहीं हावी होगा इनके मुकाबले। जब आप जाति के आधार पर, जब आरजेडी या महागठबंधन जाति के आधार पर लड़ रहा है, तो उसी जातीय आधार पर पोलराइजेशन तो दूसरी तरफ भी होगा। बिल्कुल। तो ये पोलराइजेशन धीरे धीरे, ज्ञानेश्वर जी, अभी क्या है, एक दूसरा फैक्टर चुनाव में जो हम मार्क किए हैं, आपने भी किया होगा, कि शुरुआत के हमको तो 40 साल हो गया देखते हुए, आपको भी 40 साल हो गए। शुरुआत के दिनों में जब टिकट बंटता है, तो शुरुआत के दिनों में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में चकचक होती है, जो तनाव होता है या जो रिएक्शन होता है, जो प्रतिक्रिया होती है, वो अलग होती है, वो डिफरेंट होती है। चुनाव आते आते जो स्थिति रह जाती है वो उससे बिल्कुल अलग हो जाती है।
जी। शुरू के दिनों में जब टिकट की घोषणा होती है, जब पार्टियों के बीच टिकट का बंटवारा होता है और जब उम्मीदवारों की घोषणा होती है, तो बहुत ज्यादा रिएक्शन होता है, बड़ा तनाव रहता है, बहुत रिएक्शन होता जी। है कि अमुक जाति का कट गया तो आज सिखा देंगे, सबक सिखा देंगे। उस जाति के लोग कह रहे हैं कि उसको सबक सिखा देंगे, दूसरी जाति के लोग कहते हैं कि तुमको सबक सिखा देंगे, फला जी का टिकट कैसे कटा। जिनका कटा होता है वो भी काफी गुस्से में रहते हैं, नाराज रहते हैं, उनके समर्थक भी नाराज रहते हैं। तो एक इस आधार पर आज की तारीख में जितना आकलन हो रहा है ज्ञानेश्वर जी, वो सब इस आधार पर हो रहा है हम्म। कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिएक्शन दिख रहा है। मोतिहारी बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे यहाँ रिएक्शन दिख रहा है कि कायस्थ दे दिया जनसुराज ने और एक भूमिहार निर्दलीय लड़ रहा है, तो एक बड़ा रिएक्शन है, इस बार लोग नाराज जी। हैं। ऐसे ही हम्म। जनसुराज के में का वैश्य प्रत्याशी लड़ रहा है ढाका में, तो रिएक्शन है। चिरैया में राजपूत लड़ रहा है, तो रिएक्शन है। हर सीट पर, लखीसराय में, सूर्यगढ़ा में अलग रिएक्शन है, लखीसराय में अलग, हम्म। जमालपुर में अलग। तो इसको जो ये माना जा रहा है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन हो रहा है, तो बिल्कुल। ये कोई इस चुनाव का फिनोमेना नहीं है ज्ञानेश्वर जी। जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो जिनको सावन के अंधे होते हैं, जो हरा हरा दिखाई देता है कि एक चुनाव कवर किए या दो चुनाव कवर किए और आप हवा में बह रहे हैं, ये हर चुनाव का फिनोमेना है। हर चुनाव में ऐसा होता है। हर चुनाव के शुरुआती 15 दिन ग्राउंड पर ऐसी ही तस्वीर दिखती है। बिल्कुल। लगता है कि ये हरवा देंगे, वो हरवा देंगे, इस बार बीजेपी को सबक सिखा देंगे, तो इस बार जेडीयू को सिखा देंगे, इस बार आरजेडी को सिखा देंगे। ये सब शुरुआती रिएक्शन होता है, तात्कालिक हम्म। रिएक्शन होता है। जब जब गर्दो गुबार बैठता है, जब रिएक्शन ठंडा पड़ता है और लोग प्रोस एंड कॉन्स पर विचार करना शुरू करते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जब इस प्रतिक्रिया के बाद बुजुर्ग लोगों के और समझदार लोगों के या जो समाज के ताकतवर लोग होते हैं, जब वो लोग सक्रिय होते हैं, तब फिर राजनीति बदलनी शुरू होती है। इस बार बिल्कुल सही। चुनाव में हम लोग कह सकते हैं कि छठ में सुबह परना के दिन, मतलब सुबह के घाट का, कल सुबह प्रसाद खाने के बाद चुनाव बदलना शुरू होगा, फिर जी। असली राजनीति शुरू होगी। और उसके बाद जो तमाम अभी धूल गुबार हम लोग उड़ता हुआ देख रहे हैं, तमाम जो रिएक्शंस देख रहे हैं, वो रिएक्शन धीरे धीरे बैठना शुरू होगा। फिर समाज के लोग सक्रिय होंगे, सामाजिक समीकरण के हिसाब से तब चीजें, गोटियां सजाई जाने लगेंगी। ये सब चीजें हर चुनाव में होती हैं, बहुत लोग नहीं देख पाते हैं, अभी ये दिख रहा है। और जब ये चीजें आएंगी तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा सामाजिक समीकरण एनडीए के पास है, और उनकी तरफ आप देखिए ज्ञानेश्वर जी किस तरह से मेल मिलाप की कोशिशें शुरू हो गई हैं। जो थोड़ी गड़बड़ी दिख रही है, जो बिखरा हुआ दिख रहा है, उसको दूर किया जा रहा है। चुनौतियों से निपटने को देखिए ना, कि जब ये हुआ कि कुमरान में स्थिति थोड़ी विकट है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने आ रहे हैं। आप समझिए, रोड शो करने आ रहे हैं पटना में। और देखिए, अब तो बात बन गई है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की साझा मीटिंग भी होगी, प्रियंका गांधी भी आ रही। लेकिन वही बात है कि बहुत देर कर देते हैं ये लोग। अब देखिए, जो अखिलेश सिंह और कृष्णा अलवरू में जो खींचतान चल रही थी, केसी वेणुगोपाल आए हैं, तो आपने ठीक कहा कि जैसे ही छठ का प्रसाद लोग ग्रहण करेंगे, चुनाव असली रंग में आ जाएगा कि चुनाव है कैसा। और देखिए, बिहार सद्भावना वाला, सौहार्द वाला प्रदेश है। बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता, जब दूसरे प्रदेशों में चुनाव होता है तो कैसा भाषण करते हैं, लेकिन बिहार में चुनाव में न पहलगाम अटैक की चर्चा हो रही है, न ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है, न हिंदू मुसलमान की चर्चा हो रही है, न भारत पाकिस्तान की चर्चा हो रही है। हाँ, आप बाकी जो आतंक के पर्याय हैं उनकी चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन बिहार में हिंदू मुस्लिम करके चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इसका स्वाद तो लोगों ने, मतलब बीजेपी वालों ने 2015 के चुनाव में ही जाना था। बिल्कुल जान लिया है। तो अब उसके बाद तो 2015 का चुनाव दो सबक दे करके गया कि विधानसभा का चुनाव कभी अकेले नहीं लड़ना है, या लोकसभा का चुनाव भी अकेले बिना नीतीश कुमार के नहीं लड़ना है। और दूसरा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कम से कम रखनी है। कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी आप कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर इलाके में जाकर के, आप जैसे सिवान में जाकर के नाम ले लिया तो ठीक है, मतलब ये इलाकेवार है, क्षेत्रवार, उस तरह का पोलराइजेशन की कोशिश है। नैरेटिव उसके इर्द गिर्द नहीं सेट किया जाना है, नैरेटिव सेट किया जाना है सामाजिक समीकरण के इर्द गिर्द। जो आप पहले आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा, दलित बनाम महादलित, पिछड़ा बनाम सवर्ण, ये जो सच्चाई है बिहार की ही नहीं, पूरे हर देश के हर राज्य की सच्चाई है। उसके इर्द गिर्द जो समीकरण बनाने की कोशिश है, वो कोशिशें अब चल रही हैं। उसको झटका लगा है टिकटों में, तो उसकी वजह से ग्राउंड लेवल पर कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में नाराजगी दिख रही है। लेकिन वो नाराजगी सेटल होगी, चुनाव आते आते सेटल हो जाएगा वो, क्योंकि ये नहीं हो सकता है, जो हम प्रतिक्रिया लोगों की देख रहे हैं, ये नहीं हो सकता है कि आप नीतीश कुमार से नाराज हैं, नीतीश कुमार को वोट करते थे पहले या बीजेपी को वोट करते थे, आज अगर किसी कारण से कैंडिडेट की वजह से नाराज हैं, तो ये नहीं हो सकता है कि आप आरजेडी को वोट दे देंगे।
देखिए बिल्कुल। ये एक बड़ी बारीक बात है जो सब आरजेडी के लोगों को, खासतौर से महागठबंधन के लोगों को समझने की जरूरत है कि जो हम्म। एनडीए का वोट है उसमें से कोई बहुत बड़ा चंक टूट करके आपके साथ नहीं आ रहा है। वो सही बात। नाराज भी है तो वो आपको वोट करने के बारे में नहीं सोच रहा है। हम्म। नहीं, आप नाराज है तो आपने जहां उसकी जाति का, उस सामाजिक समीकरण का टिकट दिया है, उसको हो सकता है कि 70%, 80% या 60% वोट मिल जाए, लेकिन हम्म। इन मास वो आपके साथ नहीं जुड़ जाएगा, इसलिए क्योंकि वो नीतीश कुमार से नाराज है। तो नीतीश हम्म। कुमार के खिलाफ नाराजगी भी कोई ऐसी बड़ी नहीं है कि जो हम लोग कहते हैं कि ऊब है, थोड़ी थकान है, गुस्सा नहीं है कि उखाड़ फेंकना है इनको। और नहीं ये नहीं नहीं, बात आज देखिए हम आज अब तो श्रद्धा की बात हो गई है, नहीं अब है। श्रद्धा की बात हो गई। और देखिए जो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, देखिए टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार में क्या रहा 2020 में बताने की जरूरत नहीं, लेकिन पिछले 2 दिनों में देखा गया और यह तस्वीरें और वीडियो वायरल कराए गए कि चिराग पासवान नीतीश कुमार का पैर छू रहे हैं। पैर तो हाँ पहले भी छूते रहे हैं। हाँ और नीतीश कुमार पहली बार चिराग पासवान के घर गए, पटना वाले घर में खरना का प्रसाद ग्रहण करने। तो इस तरीके का माइक्रो मैनेजमेंट भी चल रहा है कि नहीं, कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो। जो बातें चल रही थी कि लोजपा वाले अभी भी दूर रहेंगे जेडीयू से, जेडीयू वाले 2020 का बदला लेंगे, तो नहीं, यह सब भी नहीं होने देना है। क्योंकि हमने टिकटों में जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, सीट शेयरिंग हो रही थी, तब नीतीश कुमार ने जो कहा था, हमने उद्धृत किया था कि अच्छा दे दीजिए, जो बचेगा हम लोग लड़ लेंगे। हाँ, तो वही पहले हम उसी जो आप मेल मिलाप की जो बात हम कर रहे थे, वो यही मेल मिलाप है कि समस्तीपुर की सभा में चिराग पासवान ने पैर छुए नीतीश कुमार के, और उसके बाद नीतीश कुमार उनके घर खरना का प्रसाद खाने गए। बिल्कुल। तो दोनों तरफ से सद्भाव दिखाने की कोशिश हुई है, और इस बात का प्रचार हर जगह होगा। अगर नाराजगी है भी थी, निश्चित रूप से थी, तो अब वो इससे दूर होगी, क्योंकि बिल्कुल। दोनों के लिए अस्तित्व की बात है कि आप लोजपा के लोग जेडीयू को अगर नहीं देना चाहते तो क्या वो लोग आरजेडी को दे देंगे, या सही बात है। जेडीयू वाले अगर लोजपा को नहीं देना चाहते तो भी क्या आरजेडी को दे देंगे। ये इस बात की संभावना अभी दिख रही होगी, बहुत जगह बात कर रहे हैं लोग, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जब जब वोट देने का समय आएगा नजदीक, तब तो उनको फैसला करना होगा ना कि हम आरजेडी के साथ चले जाएं या नहीं चले जाएं। तो बिल्कुल। ये और इसके लिए अभी जो नैरेटिव प्रधानमंत्री ने सेट किया है जंगल राज का या 2005 के पहले का, वो नैरेटिव फिर लोगों के बैक ऑफ द माइंड में है ही, वो लौट के आ जाएगा वापस, और लोग उसके हिसाब से डिसीजन करने लगेंगे। कांग्रेस के साथ आपने कहा कि जैसे समस्या दूर हुई है आरजेडी की और कांग्रेस के बीच में, या अखिलेश सिंह और कृष्णा अलावरू का जो विवाद था, देखिए वो किस तरह से, कैसी खराब मतलब राजनीति की कांग्रेस पार्टी ने भी की, क्या हासिल हुआ कांग्रेस पार्टी को उस राजनीति से। आपने 3-4 महीने तक जो बदमजगी की, सारी घोषणा लटका करके रखी, इतने सीटों पर लड़ेंगे, तो क्या हासिल हुआ। आपकी 9 सीटें कम हो गई, जिसमें जीती हुई 2 सीटें आपको छोड़नी पड़ी। आप कहते थे कि हमको पिछली बार कमजोर सीट दी गई, तो क्या इस बार कोई मजबूत सीट मिली आपको? कहीं नई सीटें नहीं मिली जो मजबूत सीट थी। जहां पिछली बार आप हारे थे, उन्हीं सीटों पर आप फिर से लड़ रहे हैं, और आप ही के 61 सीटों में 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हो रही है। आपने जहां आरजेडी के खिलाफ कैंडिडेट दिए थे, वहां कैंडिडेट आपको वापस करना पड़ा, चाहे बरसलीगंज हो या लालगंज हो। जहां आरजेडी ने आपके खिलाफ कैंडिडेट दिया था, वहां उसने कहीं वापस नहीं लिया है, और आपको फिर बैठ करके घोषणा भी करनी पड़ी तेजस्वी यादव की। तो क्या हासिल हुआ? इतनी राजनीति करने का क्या, इतने दिन तक आप राजनीति करते रहे, और उसके बाद स्थिति ये हो गई कि आप कृष्णा अलावरू को बीच चुनाव के बीच आपने उनका कद कम किया, उनको यूथ कांग्रेस के प्रभारी पद से हटा दिया, और उनके ऊपर आपने अविनाश पांडे को भेजा कि समन्वय का काम अविनाश पांडे देखेंगे। तो ये जो कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति हुई है, आरजेडी के अंदर की जो राजनीति है, इसने ये अभी ऊपर से दिख रहा है कि बहुत अच्छा हो गया, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, सब घोषणा हो गई, लेकिन इसके बाद क्या सचमुच जमीन पर जाकर के आप देख रहे हैं कि जमीन पर कोई आपके अंदर तालमेल बन गया? वो नहीं बन सका है। और ऊपर से हम लोग जो जाति की राजनीति कर रहे थे, कह रहे थे कि जो हो रही है बिहार में, जो हो रहा है, और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति, एनडीए से ज्यादा तो तेजस्वी यादव ने कल वक्फ का मुद्दा छेड़ने की क्या जरूरत आ गई थी, वक्फ का मुद्दा बीच चुनाव में छेड़ने की। बिल्कुल, बिहार की सभा में तेजस्वी यादव ने जो वक्फ का मुद्दा छेड़ा, एक तो इतने ज्यादा वो अनिश्चय की स्थिति में है, अनिश्चय, और साथ साथ आप कहें इसको कि भय के उसमें है, जो आशंकित है इतना कि उनको अपने ही वोट को लेकर के भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार ने एक जगह खाली कह दिया मुसलमानों के लिए कि भाई मुसलमानों के लिए तो हमने इतना किया है, जब आप कह रहे थे, लोग कह रहे थे, मतलब जब आरजेडी कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि भाई उन्होंने मुसलमानों के टिकट कम दिए, तो उन्होंने कहा कि हमने कितना काम किया है। उन्होंने काम के बारे में बताना शुरू किया कि भाई हमने ये काम किया, और हमारे राज्य में कभी आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं रही। तो इससे इतने आशंकित हो गए कि अगले ही दिन उन्होंने वक्फ का राज छेड़ दिया।
कि हमारी सरकार आएगी तो हम वक्फ कानून को कूड़े में फेंक देंगे। कारी शोएब जो उनके एमएलए हैं उन्होंने कहा फाड़ करके फेंक देंगे, इन्होंने कहा कि हम कूड़े में डाल देंगे। और उनके साथ इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, तारिक अनवर कटिहार के एमपी हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने समर्थन किया कि बिल्कुल ठीक बात है। भाई भारत सरकार का बनाया हुआ कानून बिहार सरकार कैसे कूड़े में डाल देगी? या बिहार सरकार आपकी सरकार बन भी रही है तो आप उसको कैसे फाड़ करके फेंक देंगे, कैसे कूड़े में डाल देंगे? वो तो आपकी भारत में सरकार, केंद्र में सरकार बनेगी तब की बात आप कहिए। बिहार की सरकार तो कुछ नहीं कर सकती है उस कानून में। लेकिन आप लोग पहले ये लोग चैलेंज करते थे कि भाई नीतीश कुमार बिल को समर्थन करके दिखाए। नीतीश कुमार समर्थन नहीं करेंगे। हमको ध्यान आ रहा है कि सुरेंद्र यादव ने कहा था कि ये बिल पास होगा चुनाव के बाद, क्योंकि चुनाव के पहले नीतीश कुमार समर्थन नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने चुनाव के पहले उसको पास किया, नीतीश कुमार ने समर्थन भी किया। अब उसके बाद आप कहने लगे कि हम फाड़ के फेंक देंगे, तो आप तो एकदम कम्युनल पोलराइजेशन के लाइन पर चुनाव को ले जा रहे हैं। वो तो बात समझ में ही नहीं आती है तेजस्वी जी की। क्या बोल रहे, देखिए तेजस्वी जी जिस तरीके से कम्युनल पोलराइजेशन कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं, और फिर देखिए जिस तरीके से रोज इनका वेतन बढ़ा दे रहे हैं, इनका पेंशन बढ़ा दे रहे हैं, तो कोई रोड मैप नहीं। देखिए प्रशांत किशोर ने जब कहा कि भाई हम बिहार के लोगों को बैंकों से लोन दिलाएंगे और सिर्फ 4% का ब्याज देना होगा। लोग क्यों नहीं लोन लेते हैं, क्यों महाजन के पास जाते हैं? क्योंकि उन्हें लोन मिलने में संकट होता है और लोन लेकर वह व्यवसाय नहीं करना चाहते। तो मैं उनकी बात कहीं सुन रहा था यूट्यूब पर ही, तो उन्होंने कहा कि देखिए 1 लाख करोड़ रुपए का लोन हम बिहार के लोगों को दिलाएंगे और मात्र सरकारी खर्चा 6,000 करोड़ रुपए बैठेगा। 6% सरकार दे देगी और 4% जनता दे देगी। तो आपको इस क्लैरिटी के साथ समझानी होगी हर बात कि जो आप करने जा, देखिए 6,000 करोड़ रुपए का बंदोबस्त हो सकता है, 12 लाख करोड़ रुपए का बंदोबस्त नहीं हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि प्रत्येक परिवार में हम नौकरी दे देंगे। हाँ हाँ, तो वो तो उससे तो पूरा कैंपेन आपका अगंभीर साबित हो गया। पूरा कैंपेन आपको नॉन सीरियस लेने लगा लोग, पूरे कैंपेन को नॉन सीरियस लेने लगे लोग कि बात आप कैसे करेंगे भाई? किसी एक प्लान का तो रोड मैप आप बताएंगे ना, किसी एक प्लान का रोड मैप आप नहीं बता रहे हैं। और जब आपने घोषित कर दिया और दूसरा कोई अब आपके इस योजना को कॉपी नहीं करने जा रहा है कि हम हर परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, आप कहते हैं कि कॉपी कर देते हैं लोग, तो इसका कोई कॉपी नहीं करने जा रहा। तब तो बता दीजिए रोड मैप क्या है सबको नौकरी देने का, कहां से पैसे आएंगे और उनसे क्या काम कराएंगे। हमारा तो सबसे बड़ा कंसर्न ये कि काम क्या कराएंगे। 1 करोड़ चपरासी लेकिन आप चपरासी भी क्या माल होगा, 40,000 का तनख्वाह थोड़े देंगे आप, तो कहां से देंगे? तो काम क्या कराएंगे उस बिहार में? ज्ञानेश्वर जी 7 करोड़ 42 लाख वोटर है, उस वोटर में 60 साल से ऊपर के भी काफी लोग हैं, हम लोग हैं तो 100 साल से ऊपर के भी हजारों वोटर हैं। तो हम मान ले कि 18 से 60 साल की उम्र का अगर 6 करोड़ आदमी है, हमारे यहाँ 5.5 करोड़ आदमी है, तो कह रहे कि आधा आदमी को हम नौकरी दे देंगे। काम करने योग्य व्यक्ति में से 2 में से 1 आदमी सरकारी नौकरी कर रहा होगा, तो क्या करेगा? दो आदमी करेगा क्या? तो हमारा तो यही कंसर्न है कि भाई कराइएगा क्या उससे काम आप? या तो ऐसा तो नहीं है कि आप कहिएगा कि आप पान की दुकान पर बैठे हैं, चलिए आज से आप सरकारी नौकर हो गए, आज से आपकी सरकारी नौकरी हो गई, आप पान बेचिए, आप सरकारी नौकर कहे जाएंगे। तो ऐसे आप सरकारी नौकरी 2.5-3 करोड़ आदमी से काम क्या कराइएगा बिहार में? खैर ये सब बातें तो उन्होंने नॉन सीरियस अपने को कर लिया। ये बात भी बहुत नॉन सीरियस है कि हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। सब आदमी समझ रहा है कि भारत सरकार का कानून है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप घबराए। नीतीश कुमार ने जो अपील की, आपको लगता है कि नीतीश कुमार के प्रति कहीं ना कहीं मुसलमान का भी भरोसा है, पसमानदा मुसलमानों का खासतौर से ये लगता है कि वो कुछ लोग वोट दे सकते हैं उनको। तो आप उस चिंता में हुए कि कहीं ये वोट मत टूट जाए, तो आप वक्फ का ले आए, पोलराइजेशन वाला इमोशनल इशू उठा करके ले आए। और उसके आधार पर एक तो आपकी खुद की आइडेंटिटी अब पोलराइजिंग हो गई है। आप पोलराइजेशन का फिगर तो तेजस्वी खुद ही हो गए ना, क्योंकि यादव और मुसलमान दोनों के प्रतिनिधि वही हैं। ईबीसी का प्रतिनिधि तो आपने मुकेश सहनी बना दिया मान लीजिए, या दलित का प्रतिनिधि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को हम लोग मान ले, आपने घोषित नहीं किया राजेश राम को, लेकिन यादव मुसलमान के दोनों के प्रतिनिधि तो आप ही है ना, तेजस्वी यादव ही है। तो अब इन दोनों के एंटी मुस्लिम एंटी यादव जो कास्ट पोलराइजेशन होगा, जो कम्युनल पोलराइजेशन होगा, वो तो आपको नुकसान ही करेगा ना। आपके साथ नया कुछ जुड़ नहीं रहा है, क्योंकि आपने छोटे छोटे ऐसे दाव चले हैं, ऐसे जिसको तिकड़मे की हैं, जिन तिकड़म से आपने उन वोटर्स को नाराज कर दिया। भाई हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फिर भी हम 1 मिनट में उसको दोहरा दें कि आप कहलगांव में कुशवाहा को हरवाइएगा यादव से, और सोचिएगा कि कुशवाहा आपको वोट दे दे, तो नहीं दे देगा। सही बात है, सही बात, सही बात। कैसे दे देगा? क्यों दे देगा भाई? इसी तरह से कुशवाहा इसी वजह से तो नाराज हुए थे पवन सिंह के मामले में कि आप हरवाने ले आए, पर आज तो पवन सिंह को के जरिए हरवा रहे हैं कुशवाहा को, तो हम नहीं वोट देंगे। तो वैसे ही अगर आप रजनीश यादव के जरिए आप परवीन कुशवाहा को हरवाना चाह रहे हैं, तो फिर उसके बाद कुशवाहा इस बात को समझ रहा है, प्रदेश भर में मैसेज आ रहा है। आप भूमिहार को हरवाना चाह रहे हैं अगर वैशाली में, या आपने वापस करा दिया वारसलीगंज में, और ऊपर से सोच रहे हैं कि हम भूमिहार को जो है साध लेंगे, तो कैसे साध लेंगे?
आप शाश्वत बिल्कुल। केदार पांडे को हरवा रहे हैं अगर वहां दीपक यादव को खड़ा करा के, तो कैसे सोच रहे हैं कि बाकी ब्राह्मण आपको वोट दे देगा? तो नया नवादा तो में कोई मोहम्मद बात ही नहीं कामरान, नवादा में मोहम्मद थी। कामरान कैसे सोच रहे हैं? कैसे सोच रहे हैं? तो फिर जी। इस तरह से आपको, आप जिन जातियों को साधने की कोशिश की, अपनी छोटी छोटी तिकड़मों में आपने उसको गंवा दिया है। और बड़ी बात आप पोलराइजेशन की ले आ रहे हैं, जो जिसका एंटी पोलराइजेशन आपके लिए नुकसान कर देगा। तो ये जो बातें हैं ग्राउंड पर की अभी जो हो रही हैं, उनमें इन बातों की चर्चा के अनुसार ये शुरू हो गई है। और सबसे फिर घूम फिर करके नीतीश कुमार पर सारा फोकस बन रहा है। आज हम रिपोर्ट बिल्कुल। पढ़ रहे थे, पता नहीं छठ के कारण आपको रिपोर्ट देखने का वो मौका मिला, यानी इंडियन एक्सप्रेस में वंदिता मिश्रा ने बहुत लंबी रिपोर्ट लिखी है। और वो ऐसा नहीं, उन्होंने नाम, उम्र, कौन कहाँ काम करता है, ये सब लिख करके लिख बताया है। ये नहीं कि वेग है, अच्छा। कोई छिपाने की बात है। उन्होंने लड़कियों से सिर्फ बात की है। एक लड़की बेंगलोर से आई है, एक पुणे से आई है, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है उड़ीसा की, एक चेन्नई से आई है। इन तमाम लड़कियों से उन्होंने, और सिटी सेंटर मॉल में, ताज में और सरदार जी बक्स कैफे में बैठ के उन्होंने सबका नाम लिखा है। और उनकी हेडलाइन है, जो उस रिपोर्ट की हेडलाइन है, वो ये है कि चेंज की बातें तो हो रही है, लेकिन चेंज का पर्याय नीतीश कुमार है। अच्छा, लोग हाँ, चेंज बिल्कुल। का मतलब नीतीश कुमार मान रहे हैं, बदलाव का मतलब नीतीश कुमार मान रहे हैं। अब ये हम्म। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अभी तक लोग जो है कह रहे थे कि बदलाव होगा तो नीतीश कुमार की जगह दूसरे को ले आना है। और नई पीढ़ी जिनका उन्होंने जिक्र किया, वो सब 23 से 28 साल के लोग हैं। जिस युवा के लिए कह रहे हैं तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा फोकस किए हुए हैं, 23 से 27-28 साल की लड़कियां, और वो कह रही हैं कि चेंज का मतलब नीतीश कुमार है। हम जब आते हैं तो पटना हमको बदला हुआ दिखता है। हमको पटना इतना, इस तरह का पटना हम नहीं देखे कभी जैसे पटना बदल गया। बिहार ऐसा नहीं था जब हम पहले थे बचपन में, हमारे बिहार ऐसा था, जैसे ऐसा था वैसा नहीं है। तो चेंज का मतलब नीतीश कुमार खुद ही हो गए। चेंज का बिल्कुल। मतलब नीतीश कुमार है, बदलाव का मतलब नीतीश कुमार है। तो इसके बाद क्या चुनाव बचता है? सही आपको, बात। आप जिस चीज को बदलने आए थे, नीतीश कुमार को बदल देना है। उनकी उम्र हो गई है, बीमार हो गए हैं, वो फेल हो गए हैं। मतलब 20 साल उनका कहना है आरजेडी का। ये भी, यहाँ भी थोड़ा अतिशयोक्ति से बचना चाहिए ना। हर जगह अतिशयोक्ति अलंकार नहीं चलता है। आप कहिए कि, आप जो ये कहिए कि जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, तो लोग समझेंगे आपकी बात को। आप कहिएगा कि कुछ नहीं हुआ, तो कोई यकीन नहीं करेगा। तो हर चीज सुपरलेटिव डिग्री में लेकर के जो तेजस्वी यादव की कैंपेन टीम जा रही है, हर चीज सुपरलेटिव डिग्री में, कि हर परिवार को सरकारी नौकरी दे देंगे, इतना रुपया इसको दे देंगे, वक्फ का बिल फाड़ करके फेंक देंगे। नीतीश कुमार ने 20 साल में कुछ भी नहीं किया है, कोई काम नहीं हुआ। तो ये सब सुपरलेटिव डिग्री में आप बोल रहे हो, उसे आप गंभीर हो रहे हैं, नॉन सीरियस हो रहे हैं। कोई आपको सीरियसली नहीं ले रहा है। आपका कैंपेन धरातल पर होना चाहिए, जमीन पर होना चाहिए। आपको ये मान के चलना चाहिए कि जो आपका आधार वोट है उस पर भरोसा करना चाहिए। नया वोट जोड़ने के लिए आप ये जिसको जोड़ने जा रहे हैं, वो अपेक्षाकृत ज्यादा समझदार वर्ग है, और किसी एजेंडा से गाइड नहीं होने वाला है। देखिए, यादव तो इस एजेंडे से गाइड हो रहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। मुसलमान इस एजेंडे से गाइड हो रहा है कि बीजेपी को रोकना है। लेकिन जो दूसरा पढ़ा लिखा मध्य वर्ग है, जिसमें सारी जातियां हैं, वो किसी एजेंडे से गाइड नहीं हो रहा है। तो वो आपके बहकावे में नहीं आएगा। उसको आप किसी नॉन सीरियस बात से अपने साथ नहीं जोड़ सकते। आपकी इमेज सीरियस होनी चाहिए। आपके बारे में लोग गंभीरता से सोचने लगे, तब आपको कुछ उसका लाभ होगा। तो हमको कहीं अभी ये नहीं दिख रहा है। अभी क्या सर पार्टी के, जैसे आरजेडी के लोगों के भी हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, या उनके प्रवक्ताओं के बात सुन रहे हैं, तो वो उसी बात पर फंसे हुए हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी लड़ रहे हैं, और हमारा सामाजिक समीकरण काम कर रहा है। सत्ता के, सरकार के खिलाफ बहुत नाराजगी, और विधायकों के खिलाफ बहुत नाराजगी। ये एक बात कही जा रही है कि विधायकों के खिलाफ कोई 60% लोग कह रहे हैं कि भाई हमको हमारा विधायक पसंद नहीं है। और तेजस्वी यादव की पार्टी ने सबसे ज्यादा नए लोग उतारे हैं। तो ये बात आपको लग रहा है कि हम नए लोग उतारे हैं, और जो विधायक है उसके खिलाफ मल्टीपल एंटी इनकम्बेंसी है, एमएलए है, एमपी है, सरकार है केंद्र की, राज्य की, तो मल्टीपल एंटी इनकम्बेंसी है, तो हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ये आज का फेनोमेनन है, या 3 दिन पहले का फेनोमेनन था। छठ के भोरिया घाट के दिन, जब सुबह के अर्घ्य के बाद जब माहौल बदलेगा, जब वापस चुनाव अपने सामाजिक समीकरण पर पहुंचेगा, तो उसको मैनेज करने के लिए आपके पास क्या सिस्टम है? सही बात है, बिल्कुल। कुछ नहीं, कोई नहीं है, कोई नेता नहीं है। सामाजिक समीकरण का कौन सा नेता है जो जा रहा है ग्राउंड पर साधने के लिए? कौन सा कुशवाहा नेता? इतनी परेशानी देखिए, आरजेडी के कई उम्मीदवारों से हमारी बातचीत हुई, कांग्रेस के उम्मीदवारों से बातचीत हुई। वो किससे कार्यक्रम मांगे, कब कार्यक्रम बनेगा कि नहीं बनेगा, सहायता पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, अभी तो इतना कंफ्यूजन है कि मत पूछिए। कि उम्मीदवार आपने दे दिए हैं, लेकिन उम्मीदवार को लड़ने के लिए और उसके प्रचार के लिए आप जाएंगे नहीं जाएंगे, किसी को कोई बात समझ में ही नहीं आ रही है कि लड़ना कैसे है चुनाव। ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। ये कैसे, ये तो फिर जब कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव चला गया है, तो आपको तो कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेज करना चाहिए ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेज नहीं है। अभी भी आप एक ब्रॉडर ग्रेट नैरेटिव बनाने में लगे हैं।
एक ब्रॉडर मैसेज बनाने में लगे हैं। तो ब्रॉडर मैसेज का टाइम अब नहीं है, और ब्रॉडर मैसेज बनाने में आप नरेंद्र मोदी को नहीं पराजित कर सकते हैं। वो जिस तरह की मैसेजिंग करते हैं या उनके पास जो मशीनरी है, आप उसमें आप ग्राउंड लेवल पर कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी या इलाके वार लड़ करके आप उनको चैलेंज कर सकते हैं। आप इन लोगों के यहाँ भारतीय जनता, ये जो कांग्रेस पार्टी है, 10 सीटों पर क्या 10 सीटों का फॉर्मूला है? जो 10 सीटें लड़ रहे हैं लोग, 3 सीपीआई लड़ रही है, सीपीएम भी लड़ रही है, आरजेडी कांग्रेस जहां लड़ाई हो रही है उसका क्या 10 सीटें तो ऐसी कांग्रेस की घटाई हुई है। तो कांग्रेस के लोग तो आरजेडी के लिए कहां वोट मांगने जा रहे हैं, और जहां कांग्रेस का आदमी लड़ रहा है वहां कहां आरजेडी का आदमी वोट मांग रहा है। तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। आपके सामाजिक समीकरण का वोट निश्चित रूप से मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो वोट, उसका बहुसंख्यक वोट आपको मिल जाएगा जो आपके सामाजिक समीकरण का है। लेकिन उसके ऊपर सामाजिक समीकरण जोड़ने के लिए आपके पास नेता नहीं है। आप कहां भूमिहार, कौन बड़ा नेता है, कौन कुशवाहा नेता है, कौन कुर्मी का नेता है, कौन आपका दलित का नेता है जिसको आप भेज रहे हैं? आरजेडी का दलित चेहरा बताइए जो जाकर के नैरेटिव बना रहा हो 20% आबादी में। तो इस तरह का आप जब चुनाव इस पर चला गया तो आपको उसके लिए आपके पास चेहरे भी नहीं है। सारा चेहरा आपका है, और आपका चेहरा पोलराइज कराने वाला है। आपका चेहरा जब नीतीश कुमार के बरक्स रखा जा रहा है, सामने रखा जा रहा है, तो लोग मरे दिल से भी कह रहे हैं कि चलिए भाई एक मौका, जो बहुत ही नाराज है, या जो वो भी कह रहा है कि अब इसमें से चुनना है तब तो चलिए फिर हम नीतीश कुमार को ही चुनते हैं। या वो उस तरह से आप चेहरा, अगर और कई सारे चेहरे होते आपके पास, रीजन वाइज आपके पास चेहरे होते, वो लड़ा रहे होते चुनाव, तो समझ में आता। वो नहीं हो रहा है, आपके यहाँ मैनेज भी नहीं हो रहा है, और वो चेहरों की लड़ाई में भी आप पिछड़ जा रहे हैं, नैरेटिव की लड़ाई में पिछड़ जा रहे हैं, सामाजिक समीकरण की लड़ाई में पिछड़ जा रहे हैं। तो अगर चुनाव उस पर जाता है, अगर चुनाव तो इस पर होता, कोई ऐसी लहर खड़ी कर दी होती, ये एक संयोग की बात है कि प्रशांत किशोर भी उतनी बड़ी लहर नहीं खड़ी कर सके, बिल्कुल, कि बदलाव हो जाना चाहिए, बदल देना है। अगर इतनी बड़ी लहर खड़ी हो गई होती तो उसका भी लाभ हो सकता है, आरजेडी को मिल जाता। और आपका सामाजिक समीकरण भी उतना बड़ा नहीं है, चेहरा भी उस तरह का नहीं है। भाई लालू यादव के चेहरा रख रहे हैं लोग, तेजस्वी यादव की तो बात कम ही हो रही है। जो ग्राहम रिपोर्ट पढ़ रहे हैं आजकल, क्या अच्छी बात है कि दिल्ली के तमाम बड़े पत्रकार घूम रहे हैं बिहार में। तो आप वो लोगों से जो बात कर रहे हैं वो बातें सुनिए, तो आप सुनिएगा तो ज्यादातर नाम लालू यादव का सुनाई देगा, आरजेडी का सुनाई देगा, तेजस्वी यादव का नाम कम सुनने को मिला है, और नीतीश कुमार का नाम सुनाई देगा, मोदी का नाम सुनाई देता है, राहुल गांधी का नाम सुनाई दे रहा है। तो चेहरे पर भी जब तुलना नीतीश कुमार और लालू यादव की हो रही है तब आप पिछड़ जा रहे हैं। सामाजिक समीकरण एमओआई वर्सेज जो एनडीए का समीकरण है उसमें भी आप कमजोर हो रहा, नैरेटिव की लड़ाई उसमें भी कमजोर है। जो कैंपेन प्लान किया आपने वो नॉन सीरियस हो गया। तो ये जो इसको साधने, इसको ठीक करने के लिए कोई आपने मशीनरी नहीं बनाई है। कल से जब छठ के सुबह के घाट के बाद जब राजनीति बदलनी शुरू होगी, और ये जिन लोगों की बात हम कर रहे हैं, जो लोग बाहर से आए हैं और बात कर रहे हैं, नया नैरेटिव बना रहे हैं, उनके बीच आपका कितना आदमी है, उनके बीच आपका कितने लोग आपका नाम लेने वाले हैं? और अगर वो लोग नहीं होंगे तो फिर कैसे चुनाव बनेगा, फिर कैसे नैरेटिव बनेगा ग्राउंड पर? चलिए, तो देखिए, प्रसाद के बाद जब कल सुबह हम लोग प्रसाद ग्रहण कर लेंगे, तमाम बिहारी ग्रहण करेंगे, सबके लिए छठी मैया का आशीर्वाद हम मांगते हैं, तो फिर से बिहार का चुनाव असली रंग में आएगा और पता चलेगा कि मुकाबले में कौन आगे जा रहा है, फिलहाल कौन आगे है, यह सब लोग समझ रहे हैं। और बिहार का चुनाव बदला नहीं है, फिर से वही पुराने मुद्दे जिंदा हो गए हैं। तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।